Hello students, myself Saurabh Chaturvedi. Today we are going to discuss the second part of class 9th science chemistry, matter in our surroundings. In previous lecture we have studied about the definition of matter, and also we have discussed the different kinds of matter. Today we are going to study about microscopic explanation of the properties of solids. Microscopic explanation for the properties of solid. Microscopic explanation. Number 1, solids have a definite shape and a definite volume because the particles are locked into place. जितने भी solids होते हैं उनकी shape definite होती है, उनका volume definite होता है. क्यों definite होता है? Because उनके particles एक जगह पर एक साथ locked होते हैं. वो particles move नहीं कर सकते, उनमें movement नहीं होता. Solids do not flow easily because the particles cannot move or slide past one another. Solids do not flow. Solids flow नहीं करते, उनमें flowing tendency नहीं होती. क्यों नहीं होती? Because they have maximum intermolecular attraction force. उनमें आपस में attraction force बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पाते, इस वजह से उनमें मूवमेंट नहीं होता. सॉलिड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल. कंप्रेसिबल मीन्स उनको कंप्रेस करना, उनको दबाना. सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस बिकॉज उनके बीच में स्पेस नहीं होता, और कंप्रेस होने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है. इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं. अ पीस ऑफ फोम. फोम एक सॉलिड है बट वो कंप्रेस हो जाती है. क्यों? क्योंकि फोम में हम देखते हैं कि उसमें एयर स्पेसेस होते हैं, और उन एयर स्पेसेस की वजह से वो कंप्रेस हो जाती है. जैसे इसको ऐसे भी एग्जांपल समझ सकते हैं. एक हॉल है या एक रूम है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बट उनके बीच बीच में स्पेस है. अगर हम उन लोगों को कंप्रेस होने के लिए कहें, हम उन लोगों से कंडेंस होने के लिए कहें, तो वो पास पास आ सकते हैं. क्यों? क्योंकि बीच में स्पेस है. और अगर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए, एक दूसरे के पास पास लोग खड़े हुए हैं, बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, फिर हम उनसे कहें कि आप कंप्रेस हो जाइए, तब वो पॉसिबल नहीं है. तो कंप्रेसिबिलिटी आती है इंटरमोलिकुलर स्पेस के होने से. अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस है तो कंप्रेसिबिलिटी होती है, नहीं है तो नहीं होती है. सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता, इस वजह से उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती. तो पहली चीज़, उसमें सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स एक जगह पर लॉक्ड हैं, उनमें इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, वो मूव नहीं कर सकते. इसमें फ्लोइंग टेंडेंसी नहीं होती है बिकॉज द सेम रीजन मॉलिक्यूल्स कैन नॉट फ्लो. एंड थर्ड, दे डू नॉट हैव compressible property. They can't compress because there is no intermolecular space between the particles. Now we come on the microscopic explanation for the properties of liquids. Liquids. When we compare solids to liquids, अगर हम solid की liquid से comparison करें तो हम क्या पाएंगे? पहली चीज, liquids are not easily compressible and have definite volume because there is a little free space between the particles. Solids के कंपैरिजन में लिक्विड्स में थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी होती है बट ज़्यादा नहीं होती. इनमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होती. इनकी शेप अकॉर्डिंग टू द वेसल चेंज होती रहती है, बट इनका वॉल्यूम एक सर्टेन होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अगर 1 लीटर मिल्क परचेज करना है और आपके पास में अगर हाफ लीटर का वेसल है तो आप उसमें नहीं फिल कर सकते, हाफ लीटर गिर जाएगा. और अगर 2 लीटर का वेसल है उसमें आप 1 लीटर फिल करोगे तो 1 लीटर का स्पेस वैकेंट रह जाएगा. तो मिल्क का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम सर्टेन है, बट उसकी शेप चेंज होती है. जिस वेसल में हम रखते हैं किसी भी लिक्विड को, उसी वेसल के अकॉर्डिंग उनकी शेप चेंज होती जाती है. ओके, नेक्स्ट, liquids flow easily because the particles can move
past one another, liquids can flow easily. लिक्विड्स में फ्लोइंग टेंडेंसी होती है. क्यों होती है? बिकॉज इनके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होता है. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड के कंपैरिजन में मूव कर सकते हैं बिकॉज इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है. ओके, एंड फ्लोइंग इजीली बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव ईच अदर, मूव और स्लाइड ईच अदर. पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, इस वजह से इनमें फ्लोइंग टेंडेंसी होती है. ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं. नाउ माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. अगर हम गैसेस की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करें तो हम क्या पाएंगे? गैसेस आर easily compressible because there is a great deal of free space between particles. Gases are easily compressible. गैसेस बहुत easily compress हो जाती हैं. क्यों हो जाती हैं? Because गैसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है. इंटरमॉलिकुलर स्पेस मैक्सिमम होता है. सॉलिड्स में इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत कम था, नेग्लिजिबल था. वो एक दूसरे से सटे हुए पार्टिकल्स थे, एक दूसरे के पास पार्टिकल्स थे, जिस वजह से उनमें कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो थी. लिक्विड्स में थोड़ा सा गैप बढ़ा, कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी क्योंकि उनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं था या बहुत कम था. बट गैसेस में इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनमें कंप्रेसिबिलिटी होती है. गैसेस flow very easily because the particles randomly move past one another. गैसेस बहुत जल्दी से फ्लो करती हैं क्योंकि पार्टिकल्स बहुत इजीली फ्लो कर सकते हैं. ओके, पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम इन द गैसियस स्टेट? बिकॉज इन गैसियस स्टेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम. मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है. सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम थी. मॉलिक्यूल बस अपनी अपनी जगह थोड़ा ऑसिलेट कर सकते थे, मूव नहीं कर सकते थे. लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हुई और जब ज़्यादा हुई तो मॉलिक्यूल मूव करने लगे. और गैसेस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, इसलिए उनमें फ्लोइंग वेरी ईजिली होती है और बहुत तेज़ी से होती है. गैसेस नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करने की टेंडेंसी रखती हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लिक्विड्स ऊपर से नीचे फ्लो करते हैं, गैसेस नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती हैं. क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, सेकेंड फैक्टर ग्रेविटेशनल फोर्स. यहाँ दो फोर्सेस एक साथ लग रहे हैं. एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है जो उसको दूर ले जाना चाहती है, दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको अपनी तरफ खींचती है. अब इनमें से जो ज़्यादा होगा उसका इफेक्ट हमें दिखाई देगा. अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी है बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर सके. इसलिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स के टुवर्ड्स फ्लो करने की टेंडेंसी रखती है. वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ मूव करती है, ग्रेविटेशनल की तरफ फ्लो करती है. बट गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बल्कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा है. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखती है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने की टेंडेंसी रखती है. तो गैसेस फ्लो वेरी इजीली बिकॉज द पार्टिकल रैंडमली मूव पास्ट वन एनदर. ओके, ये बात समझ में आ गई. थर्ड थिंग, गैसेस हैव एन इंडेफिनिट शेप एंड एन इंडेफिनिट वॉल्यूम. यस, gaseous state have both things are indefinite. They can acquire shape according to the vessel and also they can acquire volume according to the vessel. ये जिस शेप के वेसल में रखी जाती हैं उन्हीं के जैसी इनकी शेप हो जाती है और जिस वेसल में रखी जाती है उन्हीं के जैसी इनकी वॉल्यूम हो जाता है. बिकॉज दे हैव very high intermolecular space,
दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही भागते हैं। और जब भागते हैं तो जो वेसल की बाउंड्री होती है उस बाउंड्री तक ये अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक छोटा सा सिलेंडर जो हम लोग किचन में एलपीजी यूज़ करते हैं, उसके अंदर गैस भरी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जब उस सिलेंडर की हम नोजल खोलते हैं, नॉब खोलते हैं, तो वो गैस वहाँ से निकलने लगती है, और वो जितना पॉसिबल एरिया होता है वो सारा पॉसिबल एरिया एक्वायर करती जाती है। तो उसकी शेप जिस वेसल में है उसके जैसी हो गई, और उसका वॉल्यूम जहाँ तक बाउंड्रीज हैं, मीन्स जैसी शेप है, बाउंड्री मीन्स बाउंड्री रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द वेसल, तो जहाँ तक बाउंड्रीज हैं, जहाँ तक शेप है, वहाँ तक वो मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। इस वजह से उनका वॉल्यूम और उनके शेप दोनों ही इंडेफिनिट होती है। ओके, यस, नाउ वी कम ऑन द माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज अ आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस मीन्स गैस हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। अब ये आयोनाइज्ड गैस है तो इसकी प्रॉपर्टीज सारी गैसेस स्टेट से रिजेंबल करेंगी, ठीक है। और दूसरी बात, ये आयोनाइज्ड है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर अच्छी होगी, बिकॉज आयंस हैं, आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकेगी। तो देखते हैं, प्लाज्मा हैव एन इंडेफिनिट शेप एंड एन इंडेफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर, ठीक है। प्लाज्मा आर easily compressible because there is a great deal of free space between particle, okay, होनी भी चाहिए because due to intermolecular space जो gaseous state से resemble कर रही है ना। Third thing, plasma are good conductor of electricity and are affected by magnetic field. They are composed of lens. Yes, plasma are good conductor of electricity and are affected by magnetic field because they have ions, they have poles, they have positive and negative poles, okay, and they are composed of lens, okay. Microscopic explanation of for properties of Bose-Einstein condensate. What are Bose-Einstein condensate? These are super solids, सुपर कूल्ड सॉलिड्स, मीन्स सॉलिड का जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उससे भी बहुत लेस टेम्परेचर है, बहुत लेस टेम्परेचर पर इनको हमने रखा हुआ है। तो बट नेचुरल सी बात है, ऑब्वियसली इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सॉलिड से रिजेंबल करेगी, जैसे प्लाज्मा की गैसेस से करती थी वैसे इनकी सॉलिड से करेगी। पार्टिकल्स आर लेस एनर्जेटिक देन सॉलिड्स बिकॉज एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। Particles are literally indistinguishable because they are locked into same places, okay, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते बिकॉज वो एक जगह पर लॉक्ड हैं। एंड Bose-Einstein condensate shows super fluidity because particles can flow without friction. इतने लेस टेम्परेचर पर हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं पार्टिकल्स, ओके। तो इस वजह से इसमें सुपर फ्लूइडिटी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है Bose-Einstein कंडेंसेट का, ओके। नाउ वी कम ऑन इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरचेंज मीन्स गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, या सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। इन स्टेट्स में कैसे चेंज होता है। हम अगर चेंज ऑफ स्टेट को देखें तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और वो डिफरेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जिन फैक्टर से हमें डिस्टेंसेस को, इन डिफरेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, उन्हीं फैक्टर से हम इनकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे गैसेस में इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्सिमम है, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस कंपैरेटिवली कम है, सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर स्पेस नेग्लिजिबल है, मिनिमम है। तो अगर हम इंटरमोलिकुलर स्पेस को कम करें तो हम गैस टू लिक्विड
एंड लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई दो पार्टिकल हैं, दूर दूर हैं, उसको हम पास पास लाएं, तो पास पास लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता जाता है, और जब इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता जाता है तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो जाता है। तो पहला फैक्टर कि अगर हमें स्टेट चेंज करना है तो हमें गैस से लेकर के सॉलिड स्टेट तक अगर पहुंचना है तो ग्रेजुअली हमें प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड सॉलिड से अगर हमें गैस तक पहुंचना है तो ग्रेजुअली प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो पहला फैक्टर ये मिलता है। सेकंड थिंग, हम एनर्जी की बात करें, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, बहुत कम है। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा इंक्रीज हुई, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है तो हम सॉलिड से लेकर गैसेस स्टेट तक पहुंच सकते हैं। एनर्जी को कैसे बढ़ाएं? टेम्परेचर देकर। अगर हम टेम्परेचर दें तो टेम्परेचर देंगे सॉलिड स्टेट को तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में अगर हम टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस स्टेट में। यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट तक पहुंचने के लिए हम रेगुलरली टेम्परेचर को बढ़ाते रहें, ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ाते रहें। तो टू फैक्टर्स मिले हमें कि हमें अगर प्रेशर को कम करेंगे तो सॉलिड से लेकर गैस तक पहुंचेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस से लेकर सॉलिड तक पहुंचेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिड से लेकर गैस तक पहुंचेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैस से लेकर सॉलिड तक पहुंचेंगे। ओके, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड इज द फैमिलियर स्टेट ऑफ वाटर। अब एक टर्म आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ एनी सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड विदाउट टचिंग लिक्विड स्टेट। जब सॉलिड से गैस तक, मीन्स अगर हम सॉलिड को हीट करें तो सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम गैस को कूल करें, कंडेंस करें तो गैस बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। एंड द सब्सटेंसेस विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन आर कॉल्ड सब्लिमेंट। Sublimate are those substances which shows the property of sublimation, and sublimation is a process by which any solid directly convert into gaseous state or gases directly convert into solid state without touching liquid state. There are so many examples. Camphor, जनरली हम लोग कैम्फर को यूज़ करते हैं घर में पूजा के लिए। अगर उसको हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर हो जाता है मीन्स वो सब्लिमेंट हो जाता है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, नेफ्थलीन बॉल्स। देयर मे बी मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द सब्लिमेशन। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। The temperature effect on heating a solid varies depend on the nature of the solid and the condition required in bringing the change. वही चीज जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particle increases, which overcomes the force of attraction between the particles. Thereby, solid melts and is converted to a liquid. A temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmosphere pressure is called melting point. What is melting point? Melting point is a temperature on which any solid start to convert into liquid state or any solid start to melt. Okay, the melting point of ice is 273.16 Kelvin or approx 100 degrees Celsius. 0 degrees Celsius. The process of melting, that is change of solid state into gaseous into liquid state, is also known as fusion. Okay,
फ्यूजन, सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना। तो तीन चीज़ें, पहली चीज़ द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड start converting into liquid state is called melting point. Number 2, melting point of ice is 273.16 Kelvin or 0 degree Celsius. Number 3, the process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. ये बहुत पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखना। Okay, yes, effect of change of pressure, increase or decrease the pressure can change the state of matter. Applying pressure and reducing temperature can liquefy gas. Okay, increase or decrease the pressure can change the state of matter. Apply pressure and reducing temperature can liquefy gas. अगर हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना है, अगर हमें किसी गैस को कंडेंस करना है, अगर हमें किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या चाहिए? हमें उस पर प्रेशर बढ़ाना चाहिए, हमें उसका टेम्परेचर कम करना चाहिए। तो इफ़ वी इंक्रीज प्रेशर और वी डिक्रीज टेम्परेचर, वी कैन कन्वर्ट गैसेस स्टेट टू द लिक्विड स्टेट। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. Solid CO2 get converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसमें solid CO2 में क्या होता है, इसमें sublimation होता है, and because of sublimation it directly convert into gaseous state without touching liquid state. Okay. So next topic is latent heat. What is latent heat? The hidden heat which breaks the force of attraction between the molecules during change of state. The hidden heat मतलब जो छुपी हुई हीट है, which breaks the force of attraction between the molecules, जो molecules के बीच के attraction को break करती है जब स्टेट चेंज हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. जब हम टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर क्या देने पर क्या होता है, एक हिडन हीट होती है, छुपी हुई हीट होती है जो मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करती है. और वो ब्रेक होते हैं तभी तो मॉलिक्यूल दूर दूर जा पाते हैं और तभी वो स्टेट चेंज कर पाते हैं. तो दैट हिडन हीट इज कॉल्ड latent heat. Fusion. Heat energy required to change 1 kilogram of liquid into solid is called fusion. Fusion heat energy required to change 1 kilogram of, this is latent heat of fusion. Latent fusion heat energy required to change 1 kilogram of solid into liquid. Vaporization heat energy required to change 1 kilogram of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point. ठीक है. Latent heat of fusion क्या होता है? Latent heat of fusion heat energy required to change 1 kilogram of solid into liquid. And latent heat of vaporization heat energy required to change 1 kilogram of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point. Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid or a gas. Okay, so thank you so much students. इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर के आगे के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, जिसमें इवेपोरेशन से स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है. तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल and also don't forget to press bell icon so that we give you latest updates regarding to this channel. Thank you so much. Okay.